जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आप सबों के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले 2-3 वीडियो अपलोड किए गए हैं जो कल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर देख लें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। क्योंकि अब समय भी कम है तो आज ही ध्यान से सुन लीजिए, आज ही हम 5 वीडियो या उससे ज़्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अपलोड करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को विजिट करते रहिएगा और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में है तो वहाँ हम शेयर कर ही देंगे, तो आप वीडियो को ज़रूर देखकर एग्ज़ाम में जाइए। ठीक है। क्वेश्चन जो अभी मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ वो है, एक निगम के श्रेष्ठ पूंजी संरचना से आप क्या समझते हैं। मतलब कोई भी व्यवसाय होगा, कोई संस्था होगा, उसका श्रेष्ठ पूंजी संरचना जो होता है वो क्या होता है। और एक उत्तम पूंजी संरचना यानी कि पूंजी संरचना अच्छा होगा उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। गुड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी किसको कहते हैं, या हम ये बोल सकते हैं अगर साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर है, गुड कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होना चाहिए। ठीक है। तो या तो ऐसे रहेगा या ये पूछेगा अनुकूलतम पूंजी ढांचा क्या है। अनुकूलतम पूंजी ढांचे के मूल तत्वों का वर्णन करें। या पूंजी ढांचा से आप क्या समझते हैं, कब इसे अनुकूलतम कहा जाता है। अनुकूलतम का मतलब हो गया व्यवसाय को फायदा पहुंचाने वाला। प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, मतलब व्यवसाय को लॉस पहुंचाने वाला। तो गेस पेपर आप सबके पास होना ही चाहिए, होगा ही, फिर भी मैं इसको अपने वर्ड्स में समझा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमको यह जानना है जो पूंजी संरचना क्या होता है। ठीक है। तो पूंजी संरचना का मतलब होता है किसी भी संस्था का, किसी भी व्यवसाय का जो व्यवसाय के अनुकूल, व्यवसाय के फेवर में जो भी पूंजी होता है ना, वो उसका पूंजी संरचना हो जाता है। ठीक है। देखिए गेस में क्या दिया हुआ है, संतुलित पूंजी संरचना से तात्पर्य एक अनुकूलतम पूंजी संरचना से। मतलब पूंजी संरचना मतलब अनुकूलतम, अनुकूलतम मतलब व्यवसाय के हित में हो, व्यवसाय को मदद पहुंचाने वाला हो। ठीक है। एक टर्म यहाँ पे दिया हुआ है पूंजीकरण। ये पूंजीकरण क्या होता है, तो पूंजीकरण टर्म को पहले समझ लेते हैं। पूंजीकरण एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रिया है जिसमें यह पता लगाया जाता है पूंजीकरण के द्वारा ही जो व्यवसाय में कितने कैपिटल की जरूरत है। मतलब इस प्रकार के व्यवसाय के सफलतम संचालन के लिए कितने पूंजी की आवश्यकता है। तो पूंजीकरण के द्वारा यह पता लगाया जाता है जो व्यवसाय में कितने पूंजी की आवश्यकता है। प्रत्येक कंपनी अपने कार्य को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए पूंजीकरण की उचित मात्रा का अनुमान लगाती है। मतलब पूंजीकरण के प्रोसेस से कितना कैपिटल की आवश्यकता है वो पता लगाया जाता है। ठीक है। पूंजीकरण के द्वारा जब यह पता लगा लिया जाता है जो उस व्यवसाय में कितने पूंजी की आवश्यकता है, उसके बाद इस बात का भी अनुमान लगाया जाता है जो वह पूंजी कहां से प्राप्त किया जाए। पूंजीकरण के बाद, पूंजीकरण के द्वारा जो भी पूंजी निर्धारित की जाती है उस पूंजी को किस स्रोत से प्राप्त किया जाए, किस स्रोत से कितना कितना मात्रा में प्राप्त किया जाए। ठीक है। यह तय किया जाता है। अर्थात अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो हम लोग जानते हैं जो अंशों के निर्गमन के द्वारा पूंजी प्राप्त किया जा सकता है, उसमें अंश भी 2 प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। कितना समता अंश होना चाहिए, कितना पूर्वाधिकार अंश होना चाहिए, नहीं ये दोनों तो फिर ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ही पूंजी का एकत्रीकरण। तो ये सब बातों को अनुकूलतम मिश्रण, मतलब कितना इक्विटी शेयर इशू करें, कितना प्रेफरेंस शेयर इशू करें, कितना डिबेंचर इशू करें, इन सब का ऐसा संयोजन जो व्यवसाय के हित में हो, जो व्यवसाय को मदद पहुंचाए, इसको ही अनुकूलतम पूंजी संरचना कहते हैं। पूंजी संरचना मतलब हमको पूंजी एकत्रित करना है। तो अगर किसी हम एक ही प्रोसेस से अगर हम पूंजी इकट्ठा करेंगे तो वो व्यवसाय के हित में नहीं होगा। तो ऐसा सोचकर समझकर पूंजी का व्यवस्था किया जाता है जो व्यवसाय के हित में हो, व्यवसाय को फायदा पहुंचाने वाला हो।
तो अनुकूलतम पूंजी संरचना हो गया पूंजी प्राप्त करने के वह सभी साधनों का अनुकूलतम मिश्रण जो व्यवसाय को फायदा पहुंचाए, अनुकूलतम पूंजी संरचना कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है जो उत्तम पूंजी संरचना के गुण या विशेषता को बताना। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा वो होता है सरलता, सिंप्लिसिटी। मतलब हमको जो भी पूंजी प्राप्त करना है वो आसानी से प्राप्त हो जाए, मतलब उसमें कोई ज़्यादा कठिनाई ना हो, बाद में उसका कोई बैड इफेक्ट ना हो जाए, ये सब ध्यान रखना उत्तम पूंजी संरचना का पहला गुण हो सकता है। दूसरा है लोचपूर्ण। लोचपूर्ण एक ऐसा टर्म है जो आपको हर एक जगह मिलेगा, हर एक काम में होगा। ठीक है, जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो वो प्लान ऐसा नहीं है जो सक्सेस हो ही जाएगा, वो प्लान अनसक्सेस भी हो सकता है और सक्सेस भी हो सकता है। लेकिन सक्सेस हो गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अनसक्सेस होता है, जब असफल होता है, इस स्थिति में क्या होगा, तो प्लान हमको कोई चेंज करके दूसरा प्लान उस पर लागू करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो अगर प्लान जो हम पहले बनाए हैं वो अगर फ्लेक्सिबल होगा अर्थात लोचपूर्ण होगा तब आप इजीली दूसरे प्लान की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर रिग्ड होगा, अगर लोचपूर्ण नहीं होगा तो इसमें कठिनाई हो सकता है। इसलिए जो भी उत्तम पूंजी संरचना होगा वो ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लोचपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक अनुकूलतम पूंजी संरचना में लोच का गुण होना चाहिए। यदि पूंजी संरचना लोचपूर्ण होगी तो उसे कम समय में सरल पूर्वक परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सका। मतलब हमने जो सोचा अगर वो नहीं हो रहा है तो उस पर तुरंत परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद है पर्याप्त तरलता। पर्याप्त तरलता यानी कि प्रॉपर लिक्विडिटी होना चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब होता है जो संस्था अगर ऐसा ही कर्ज ले लेगा जो बहुत बाद में चुकाना पड़ेगा या बहुत जल्दी चुकाना पड़ता है, तो इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, इसमें तरलता पर्याप्त होना चाहिए। फिर आगे है न्यूनतम लागत। हम लोग जब कॉस्ट पढ़े हैं तो उसमें यूनिट कॉस्टिंग या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने का मकसद क्या था, जो लागत न्यूनतम हो, क्योंकि अभी का जो युग है वो कॉम्पिटिटिव युग है, प्रतिस्पर्धात्मक युग है। इस युग में अपने आप को बना के रखने के लिए लागत को कम करना है और लाभ को बढ़ाना है। तो अगर उत्तम पूंजी संरचना है उसमें ये भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है जो लागत जो हो न्यूनतम हो। आप कहीं से वित्त प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ लागत भी तो लगता है, तो लागत क्या होना चाहिए, न्यूनतम। लागत न्यूनतम हो, उसके साथ साथ यह भी ध्यान रखा जाता है जो रिस्क भी कम हो। ऐसा ना हो जो लागत कम के चक्कर में रिस्क ही ज़्यादा हो जाए, तो न्यूनतम जोखिम हो। जोखिम भी आप कम ही उठाना चाहेंगे। जैसे बहुत सारे व्यवसाय में जोखिम होता है, टैक्स में वृद्धि हो जाएगा, लागत में वृद्धि हो जाएगा, मूल्य में कमी हो जाएगा या कोई प्राकृतिक प्रकोप ही हो जाएगा। इन सब बातों को भी उत्तम पूंजी संरचना में ध्यान रखा जाता है। आगे है अधिकतम लाभदायक। तो व्यवसाय का जो मेन पर्पस ही होता है वो अधिक प्रॉफिट अर्न करना, तो यह भी ध्यान रखना चाहिए जो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। फिर आगे है अधिकतम नियंत्रण। नियंत्रण जो प्रबंध है, प्रबंध का 5 कार्य में अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य है कंट्रोलिंग, नियंत्रण। तो आप जो भी प्लान किए, जिस हिसाब से आपने योजना बनाया, अगर काम उस योजना के अनुसार हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए। फिर आगे है वैधानिक मान्यताएं। संस्था का पूंजी ढांचा वैधानिक मान्यता के अनुसार होना चाहिए। अगर वैधानिक मान्यता के अनुसार नहीं होगा तो बाद में समस्याएं भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लग रहा है मैं जो बता रहा हूँ, और अगले वीडियो के लिए आप कितने उत्सुक हैं कमेंट करके बताइए और अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए ताकि और स्टूडेंट्स को फायदा मिले। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।